नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय टी सी चौहान में स्वागत है। आज हम ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतर्गत आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें ऊष्मा गतिकी, ऊष्मीय तापीय प्रभाव तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल इफेक्ट एंड केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इनके ऊपर किस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन या कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनके अंदर हम ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर उपयोग करेंगे आने वाले एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए, जो कि डिफेंस के लिए फिजिक्स के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है आपके लिए। जो हम कंसेप्ट आपको बताएंगे उन कंसेप्ट का आप विशेष ध्यान रखना। लॉजिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल जिस टाइप से आपको करवाएं वो पैटर्न करीब करीब एग्जाम में वही फॉलो होता है। आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ज़रूर लाभ लें। देखिए, तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब अपन किसी वस्तु को गर्म करते हैं, किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, तो कितनी ऊष्मा लेता है, विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है, विशिष्ट ऊष्मा के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो आप ध्यान दीजिए। तो पहला प्रश्न जो लॉजिकल है, मैं सीधा बता रहा हूँ। खाना पकाने के बर्तनों के लिए प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए। कुकिंग यूटेंसिल मस्ट बी, कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा, कॉमा उच्च चालकता, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, कम विशिष्ट ऊष्मा उच्च चालकता। तीसरा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा कम चालकता। और चौथा जो ऑप्शन आएगा वो हम लेंगे कम विशिष्ट ऊष्मा। अब क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा वो आप देखिए, कम विशिष्ट ऊष्मा कम चालकता। हाई स्पेसिफिक हीट हाई कंडक्टिविटी, लो स्पेसिफिक हीट हाई कंडक्टिविटी, हाई स्पेसिफिक हीट लो कंडक्टिविटी, लो स्पेसिफिक हीट हाई कंडक्टिविटी, ये क्वेश्चन इसका लॉजिकल पूछा जाता है। तो इसमें आप ये देखिए कि जब खाना पकाने की बात हो रही है तो जो बर्तन, जो यूटेंसिल कुकिंग के लिए काम आते हैं, उनके लिए ऊष्मा तुरंत आगे से आगे प्रवाह होनी चाहिए, मतलब चालकता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कंडक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, तो उच्च चालकता होनी चाहिए। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके गए, कम चालकता तो हो ही नहीं सकती। कंसेप्ट। अब आगे बढ़े, उच्च चालकता आ गई तो विशिष्ट ऊष्मा में क्या होगा? देखो, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा खुद की ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ऊष्मा खुद अवशोषित कर लेगा, तो आगे ट्रांसफर कम करेगा। खुद ही ज़्यादा ऊष्मा ले लेगा तो आगे ट्रांसफर कम करेगा। तो विशिष्ट ऊष्मा इसकी कम होनी चाहिए ताकि खुद विशिष्ट ऊष्मा का उपयोग, यानी खुद ऊष्मा का उपयोग कम करे, आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करे, यानी कम विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए। यानी उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला गलत हो गया, कम विशिष्ट ऊष्मा और उच्च चालकता, ये करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से ये लॉजिकल क्वेश्चन बनता है जो ताप के प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर काम करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जब किसी वस्तु को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो उसका ताप, जब ऊष्मा अपन देते हैं तो उसका ताप किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है? तो सीधा सवाल है, Q इज इक्वल टू होता है ms डेल्टा थीटा। तो यहाँ टेम्परेचर पूछा है, यानी ताप या तापांतर डेल्टा थीटा जो होगा वो होगा Q अपॉन ms। यानी इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आई है, एक Q तो अपन दे रहे हैं ऊष्मा,
m और s। तो द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा, विशिष्ट ऊष्मा पर भी निर्भर करेगा। कंसेप्चुअली आप जरूर ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा व क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में सही संबंध है। यह क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट एंड एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो इसमें क्या रिलेशन है, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ए बी अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, सी बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, डी अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा। अब ये कंसेप्ट है, तो याद रखिएगा, एरिया में साइड स्क्वायर होता है, स्क्वायर होते ही डबल हो जाता है उसका, यानी बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये करेक्ट रिलेशन है। इसमें अगर मान लो तीनों का अनुपात पूछ ले, पूछा हुआ है, क्वेश्चन आ चुका है, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा। गामा आयतन प्रसार गुणांक है जिसको हम वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर ये होगा तो 1:2:3, 1:2:3 के अनुपात में इसका ऑप्शन होगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है हर तरह से देखा जाए तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, अब देखिए, जब अपन ताप की बात करें तो ताप पैमाने में पूछा जाता है कि विभिन्न ताप पैमानों में कौन कौन सा क्या संबंध है। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या संबंध है। फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस ताप पैमाने में सही संबंध है। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल में करेक्ट रिलेशन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180। अगर और इसको डिटेल में देखें तो ये होगा C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये इसका रिलेशन है, बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो 98.6 हो जाएगा। आप कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन इसके कन्वर्जन में भी पूछा जा चुका है। एक इसका ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पैमाने के ग्राफ कैसा बनेगा। एक क्वेश्चन में मैं आपको 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर ये फ़ारेनहाइट लेवें, ये सेल्सियस लेवें, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जो यहाँ 32 से 212 तक होगा और यहाँ ये 0 से 100 तक होगा। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट पैमाने का गलनांक 32 होता है और क्वथनांक 212 होता है। फ्रीजिंग पॉइंट इज 32 फॉर फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 212 फॉर फ़ारेनहाइट। फॉर सेल्सियस इट इज 0 and 100। तो इनमें रिलेशन में ऐसा ग्राफ भी पूछा जा सकता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, जब अपन किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अपन गर्म करते हैं किसी चीज़ को और उसका ताप परिवर्तित ही नहीं होता, तो उस वक्त उसकी अवस्था परिवर्तित होती रहती है। तो सवाल ये पूछा है कि अवस्था परिवर्तन के समय क्या होगा। तो अवस्था परिवर्तन के समय विशिष्ट ऊष्मा अनंत हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अवस्था परिवर्तन के समय ऊष्मा कौन सी होती है, गुप्त ऊष्मा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अवस्था परिवर्तन के समय। इसके 2 आंसर बता रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट ऑप्शन में भी आ सकता है। एक तो विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा अनंत हो जाएगी और इसकी गुप्त ऊष्मा होगी, इसकी जो भी ऊष्मा होगी वो गुप्त ऊष्मा होगी। ये भी 2 तरह की होगी अवस्था परिवर्तन में, एक होगी गलन की और एक होगी वाष्पन की।
तो whenever there is change in state, what about specific heat? Specific heat will become infinite. What about latent heat? Latent heat is of two types. One is fusing and other is boiling. तो latent heat of fusion अपन जानते हैं, latent heat of fusion जल के लिए, वाटर के लिए 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है और इसके लिए 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कंसेप्चुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कन्वर्जन के सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जैसे आपने दो लिक्विड को मिलाया या आपने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, ठोस को द्रव में चेंज किया, तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6। एक 40 डिग्री सेल्सियस पर जल जो 50 ग्राम है को 90 डिग्री सेल्सियस जो 20 ग्राम मात्रा का है मिलाया जाए तो अंतिम ताप क्या होगा। क्वेश्चन है व्हेन 50 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 20 ग्राम वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस, व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर कंसेप्ट है सीधा सीधा, आप जो मिला रहे हो तो गर्म जो चीज़ है उसने दी है उष्मा और ठंडी जो चीज़ है उसने ली है उष्मा, यानी दी गई उष्मा Q1 ली गई उष्मा Q2 के बराबर होगी। तो ये गर्म है, इसने उष्मा दी है, ये हो गई Q1, ये ठंडी है कम ताप वाली, इसने उष्मा ली है, ये हो गई Q2। ms डेल्टा थीटा वाला फॉर्मूला है, तो इसमें m1s1 डेल्टा थीटा मतलब थीटा 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू m2s2 थीटा माइनस थीटा 2। थीटा अपन फाइनल टेम्परेचर, अंतिम ताप को हम थीटा मान रहे हैं, ये अंतिम ताप है, फाइनल टेम्परेचर है। तो अब इसको कैसे निकालें, m1 ये वाला ले रहे हैं पहले, दी गई उष्मा वाला, m1 है 20 ग्राम, s जल की विशिष्ट उष्मा 1, थीटा 1 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू m2 50 ग्राम इंटू s2 वही जल की विशिष्ट उष्मा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 2 है 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसको हल कर दीजिए, ये सॉल्व कर दीजिए, जीरो कैंसिल हो गया, 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा माइनस 200, तो 5 और 2 हो गए 7 थीटा, 7 थीटा इज इक्वल टू हो गए 380, तो थीटा इज इक्वल टू 380 अपॉन 7, तो 7 5 सा 35, 35 हो गए, कैरी 3 हो गया, 7 4 जा 28, 28 कैरी 2 हो गए 27, ऑलमोस्ट 3 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, करीब करीब 54.3 डिग्री सेल्सियस ये इसका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये फाइनल टेम्परेचर कैसे निकला, तो इसमें अपना कंसेप्ट काम किया। कंसेप्ट क्या काम किया कि जितनी उष्मा दे रहे हैं, एक जो गर्म वाला है वो दे रहा है, उतनी उष्मा दूसरा ठंडा वाला ले रहा है, बस ये सीधा सीधा कंसेप्ट है। अब दूसरा एक और लॉजिकल क्वेश्चन गजब का जो आता है वो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 20 ग्राम जल 20 ग्राम बर्फ को 50 डिग्री सेल्सियस जल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, आवश्यक ऊष्मा क्या होगी। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम आइस इंटू 50 इंटू वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो अपने को पता है Q जो होगा, इसमें सबसे पहले तो आपको बर्फ को चेंज करना पड़ेगा, ये आइस है
तो इस आइस को चेंज करने के लिए हमको सबसे पहले Q1 लेना पड़ेगा। तो Q1 तो हो जाएगा ये आइस को कन्वर्ट करना, प्लस फिर ये 20 ग्राम ही बनेगा 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये वाला Q2 हो जाएगा सेकंड वाला। तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा होता है, लेकिन ये बर्फ है इसलिए इसके लिए हो जाएगा M इंटू LF प्लस MS डेल्टा थीटा MS डेल्टा थीटा। अब आप देखिए M कितना है, 20 ग्राम बर्फ है तो यहाँ 20 ले लेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि बर्फ है, बर्फ गलन होगा तो गलन की गुप्त ऊष्मा अपन जानते हैं 80 होता है, प्लस M वही है 20 ग्राम ही है क्योंकि जल ही उसी का बनना है, इंटू विशिष्ट ऊष्मा 1 हो गई, और डेल्टा थीटा हो गया 50 माइनस 0 यानी 50। तो ये हो गए 1600 प्लस 1000, तो ये हो गए आपके 2600 कैलोरी। इतनी ऊष्मा चाहिएगी तब जाके ये इसमें कन्वर्ट होगा, इस हीट से ये कन्वर्ट होगा। तो क्या क्या चाहिए, पहले बर्फ को चेंज किया, पहले अपने आइस को चेंज किया, आइस को कन्वर्ट करने के लिए M इंटू LF लगाया, कितनी चाहिए, तो M इंटू LF अपन जानते हैं 80 है, और फिर MS डेल्टा थीटा लगाया, M वही 20 ग्राम है, S1 है, और डेल्टा थीटा 50 माइनस 0 हुआ क्योंकि बर्फ का 0 होता है, तो ये सिंप्लीफाई किया अपन ने, तो ये हो गया 1000 प्लस 1600 यानी 2600, 2600 कन्वर्जन के हिसाब से ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक सवाल पूछा जाता है लॉजिकल थ्योरेटिकल भी, कि जब अपन कन्वर्जन करते हैं किसी भी चीज़ का, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करते हैं, तो इसमें एक पॉइंट आता है जिसको हम त्रिक बिंदु बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, त्रिक बिंदु पर साम्यावस्था होगी, एट ट्रिपल पॉइंट द इक्विलिब्रियम स्टेट विल बी। तो आप याद रखिएगा इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस दोनों, तीनों द्रव, ठोस तथा गैस, तीनों अवस्थाएं जो होगी ट्रिपल पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगी। त्रिक बिंदु के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9। अपन को एक सवाल ये पूछा जाता है कि अगर हमें किसी सूर्य या तारे का ताप ज्ञात करना है और उसका तरंग दैर्ध्य दे रखा है तो कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए एक वीन का नियम है, उसके ऊपर भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। किसी तारे के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो तो उसका ताप क्या होगा, वॉट विल बी टेम्परेचर ऑफ स्टार विच एमिट वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। तो क्या होगा, तो सीधा सीधा है, वीन के नियम से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, वीन नियम से। तो वीन नियम से टेम्परेचर निकालना है तो वो हो जाएगा, अपन जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू बी अपॉन टी होता है, तो हमको टी चाहिए तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन लैम्डा। बी है 0.289 इंटू 10⁻³ या 2.89 इंटू 10⁻³ कर सकते हैं, 0.289 इंटू 10⁻² कर सकते हैं। तो 2.89 इंटू 10⁻³ अपॉन लैम्डा अपने को दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5 इंटू 10⁻⁷। तो अपन इसको सॉल्व करके आराम से टेम्परेचर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2.89 अपॉन 5 इंटू 10⁴ केल्विन हो जाएगा। तो 0.5 5 5 25 3 और 5 4 5 3 15 4 5 8 इंटू 10⁴ केल्विन यानी 5380 केल्विन। ये एग्जैक्ट इसका आंसर आएगा। इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे गए हैं। एक सवाल इसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर आता है, न्यूटन के सिद्धांत के ऊपर, न्यूटन के शीतलन नियम के ऊपर भी सवाल आता है, उसके बारे में हम जरा चर्चा करते हैं।
तो क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन है एक द्रव, क्वेश्चन नंबर 10, एक द्रव को 90 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में 2 मिनट लगे तो 70 से ठंडा होने में 2 मिनट लगे तो 70 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लगेगा। कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, ये न्यूमेरिकल एक तरह का। तो ये कैसे काम करेगा, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा वो आप देखिए। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन नियम काम करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ लिक्विड कूल फ्रॉम 90 to 70 in 2 minutes, व्हाट विल बी द टाइम टेकन फ्रॉम कूल फ्रॉम 70 to 40 डिग्री सेल्सियस। टाइम निकालना है अपने को। इसमें सराउंडिंग टेम्परेचर, वातावरण का ताप चाहिएगा। सराउंडिंग टेम्परेचर इज, वातावरण का ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। ये कंसेप्ट होगा। तो इसमें कैसे करें, तो अपने पास एक फॉर्मूला है θ2 माइनस θ1 अपॉन T इज इक्वल टू माइनस K, θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ0। कंसेप्चुअल है सीधा। अब इस सवाल का हम यूज करेंगे कैसे, θ2 माइनस θ1 अपॉन T। पहले हम इस फॉर्मूले का यूज सिर्फ इन कंसेप्ट के लिए करेंगे, इसके लिए जिसमें हम 30 डिग्री का यूज करेंगे साथ में। तो कैसे करें आप ध्यान दीजिएगा, कैसे कर रहे हैं अपन। तो यहाँ होगा 90 माइनस 70, ये θ2 माइनस θ1 अपॉन T, कितने मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट लग रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस K, θ1 प्लस θ2 यानी 90 प्लस 70/2 माइनस θ0 हो गया 30। बस ये सब चीज आ गई, पहले केस के लिए हो गया। अब हम दूसरे केस के लिए वापस करेंगे। ये सेकेंड केस, इसका टाइम हमें निकालना है। तो इसमें भी हम सराउंडिंग टेम्परेचर तो यही लेंगे। तो वापस इसके लिए जब करेंगे तो यहाँ होगा 70 माइनस 40/T बराबर माइनस K, 70 प्लस 40/2 माइनस 30। ये आपका एक समीकरण बन गया, ये 2 समीकरण बन गया। अब दोनों का भाग लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 90 में से 70 गए, हो गए 20/2 इंटू, ये भाग लगाने, डिवाइड करें 1 डिवाइडेड बाई 2, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करें, ऊपर T चला गया और नीचे रह गया 70 माइनस 40 यानी 30 इज इक्वल टू, देखो K कट गया है। अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई, देखो 70 और 90, इसका डिवाइडेड बाई 2 करना है। 7 और 9, 9 और 6 15 16, 160 अपॉन 2 हो गया 80। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 80 माइनस 30 हो गया 50। तो ऊपर वाली क्वांटिटी हो गई 50। वापस देख लिए, ये 70 और 90 160, 160 बाई 2 80 माइनस 30 50। इसमें देखें तो 70 प्लस 40 110 अपॉन 2 55 माइनस 30 माइनस 30 करेंगे तो हो गए 25। तो ये हो गए 25। वापस देखिएगा अच्छी तरह से, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। 70 और 40 को जोड़ दीजिए, 110 बटे तो हो गया 55 में से 30 गए, हो गए 25। अब ये कट हो गया, 25 2 जा 50, ये इससे कट हो गया, 2 से 2 कट गया, तो T बराबर आ गया 6 मिनट। 6 मिनट इसका आंसर हो गया। T इज इक्वल टू 6 मिनट। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान, हम आराम से इसको कर सकते हैं। ये इसका रिजल्ट हो गया। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जरूर होता है, लेकिन कई बार ये पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक सवाल स्टीफन लॉ के ऊपर भी पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11। स्टीफन नियम का सही सूत्र है। अब करेक्ट फॉर्मूला ऑफ स्टीफन्स लॉ, व्हाट इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ स्टीफन्स लॉ, तो आप याद रखिएगा E इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4।
ये याद रखना, स्टीफन नियम का सही सूत्र क्या है। एक सवाल ऐसे भी पूछा गया था, स्टीफन नियतांक की इकाई, तो आप याद रखिएगा स्टीफन यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा, इसकी इकाई होती है वॉट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ये याद रखिएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछी जा सकती है। तो स्टीफन एक लॉजिकल क्वेश्चन इसका ऐसा भी बनता है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम और स्टीफन नियम में क्या फर्क है। तो स्टीफन नियम केवल आदर्श कृष्णिका के लिए, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए सही है, जबकि स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम सभी वस्तुओं के लिए सही है। ऐसा लॉजिकल भी पूछा जा सकता है। फिर पूछा जाता है आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता क्या होती है। व्हाट इज एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। तो आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता, एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा, वो इनफाइनाइट होगी। और यूं अपन लिखे हैं ए लैम्डा 100% लिख सकते हैं, 100% होगी। परसेंटेज में लिखे हैं ज़्यादा बढ़िया है, हालांकि पूरा का पूरा अवशोषित कर लेगी। सिर्फ अपन 1 भी लिखते हैं कई बार, या इनफाइनाइट का मतलब जो आ रहा है वो सब का सब अवशोषित कर लेगी। परसेंटेज में देंगे तो 100% देंगे, यूं अपन बोलेंगे तो 1 देंगे। ये इसका कंसेप्ट है, यानी 100% जो आ रहा है उसको 100% अवशोषित कर लेगा, 100% अवशोषित कर लेगा। कंसेप्चुअली ये करेक्ट बैठता है। ऑप्शन होगा या तो 1 या 100%, और यूं देखा जाए तो अवशोषण वो अनंत कर लेता है। अवशोषण पूरा का पूरा जो आपतित हो रहा है वो पूरा का पूरा अवशोषित कर लेगा। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ऐसे नहीं कि तीनों हो जाएंगे, तीनों में से कोई एक ऑप्शन अवश्य ही होगा, ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग ऊष्मा गतिकी के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम संरक्षण का पालन करेगा। विच कंजर्वेशन लॉ इज फॉलोड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप जानते हैं फर्स्ट लॉ होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये किस संरक्षण का पालन करता है, तो ये करता है ऊर्जा संरक्षण का। याद रखना, एनर्जी कंजर्वेशन को ये फॉलो करता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन होगा, अगर अपने पास कोई प्रक्रम है, ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसे हम समतापी कहें, तो समतापी प्रक्रम में ए ऑप्शन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू, बी ऑप्शन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, सी ऑप्शन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू, डी ऑप्शन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये 4 ऑप्शन है। तो समतापी मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। अब कंसेप्ट देखना, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होते ही आंतरिक ऊर्जा नियत हो गई। आंतरिक ऊर्जा नियत होते ही आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू 0 हो गया। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होते ही डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो गया, जिसमें डी यू 0 होते ही डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो गया। यानी दी गई ऊष्मा पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्य में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सही उत्तर हो जाएगा बी। ये होता है समतापी प्रक्रम में। फिर ऐसे सवाल पूछा जाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम का ढाल समतापी की तुलना में होगा। ए ऑप्शन, अब कंसेप्ट देखिएगा बहुत मजेदार है। ए ऑप्शन 1 गामा गुणा, बी ऑप्शन गामा स्क्वायर गुणा, सी ऑप्शन गामा गुणा, और डी ऑप्शन 1 गामा स्क्वायर गुणा। अब ये कंसेप्चुअल है, ये भी ढाल स्लोप ऑफ
एडियाबेटिक प्रोसेस इन कंपैरिजन टू आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी, तो गामा अपन जानते हैं गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv होता है, तो इसका जो स्लोप होगा वो गामा टाइम्स होगा। कैसे होगा? तो अपन को मालूम है कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा अगर आइसोथर्मल है तो उसके लिए होता है -P अपॉन V, और tan थीटा एडियाबेटिक मतलब रुद्धोष्म उसके लिए होता है -γP अपॉन V। तो हो गया गामा गुणा, बहुत सीधा सीधा, उसका -P अपॉन V, इसका -γP अपॉन V, इस हिसाब से यह गामा गुणा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम क्या है? तो ये रेफ्रिजरेटर या उष्मा पंप का सिद्धांत है। सवाल पूछा जा सकता है, उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम है, तो ये द्वितीय नियम जो है वो है उष्मा पंप या रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम किसी बंद पात्र को ऊष्मा प्रदान करें तो संपन्न कार्य क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। बंद पात्र को गर्म करने पर कार्य, whenever a closed vessel is heated then work done will be, देखो कोई भी चीज क्लोज है ना तो उसमें आयतन नियत रहता है, V कांस्टेंट होता है, ये फिक्स है। अगर क्लोज है तो आयतन नियत रहेगा, V कांस्टेंट होगा। V कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V 0 होगा। डेल्टा V 0 होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में कार्य डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V हो जाएगा। P डेल्टा V में डेल्टा V 0 होते ये 0 हो जाएगा, किया गया कार्य 0 होगा। बंद पात्र है, क्लोज वेसल है तो वर्क डन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये भी कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जब अपन इंजन की बात करते हैं तो ऊष्मा इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार कार्य एक अपने आप में एक इस प्रकार का निकाय होता है जो ऊष्मा को पूरी तरह से कार्य में और कार्य को पूरी तरह से ऊष्मा में कन्वर्ट करने का काम करता है, कन्वर्जन में काम करता है। तो अब देखिए ऊष्मा और कार्य में क्या फर्क है। तो ऊष्मा कार्य में जब परिवर्तित होगी जब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन या तो नहीं हो पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए, और या फिर हो तो वो दूसरे में कन्वर्ट करके हो, दूसरी चीज में कन्वर्जन से हो। तो इस प्रकार से ये कार्य में और कार्य में परिवर्तित होना ही वास्तव में क्या कहलाता है? वही इंजन की मेन कार्यप्रणाली होती है। आप लोगों के कार्नो इंजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन होगा कार्नो इंजन की दक्षता। ये करीब करीब हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्नो इंजन की दक्षता। तो याद रखिएगा η1 - T2 अपॉन T1। T1 और T2 कार्नो इंजन के स्रोत और सिंक के क्रमशः तापमान है। ये कंसेप्ट है। कार्नो इंजन की दक्षता का फॉर्मूला ये होता है, इसमें अगर T1 अनंत हो गया और T2 0 हो गया तो दक्षता 100% हो जाएगी, 100% दक्षता कार्य करेगी, 100% दक्षता वाला इंजन होगा। एक और सवाल इसके ऊपर पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी इंजन को दी गई ऊष्मा Q1 व सिंक को त्यागी गई ऊष्मा Q2 हो तो कार्य होगा। सीधा वर्क डन का क्वेश्चन आता है। तो W इज इक्वल टू एक होता है Q1 अपॉन Q2 ऑप्शन, B होगा W इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, C होगा W इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 और D होगा W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो कार्य हमेशा ऊष्मा में कितना परिवर्तन हो रहा है वो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, W इज इक्वल टू Q1
माइनस Q2। ऊष्मागतिकी के ऊपर कई तरह के प्रश्न बनते हैं, आप उसको पूरा अच्छे से करें तो समतापी और रुद्धोष्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। समतापी में कितना कार्य संपन्न होगा, झुकाव या ढाल क्या होगा, रुद्धोष्म में कार्य कितना संपन्न होगा, ढाल किस प्रकार होगा और उसकी कंडीशन क्या होगी, इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटा पार्ट है, आप उसको याद करें तो ये बहुत जल्दी अपन लर्न कर सकते हैं, बहुत जल्दी याद हो सकता है। अगला नेक्स्ट लेते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन गैसों के अणुगति सिद्धांत के ऊपर भी अक्सर पूछे गए। गैसों के अणुगति सिद्धांत में ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो नियमों के ऊपर ज़्यादा पूछे गए हैं, जिसमें बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम वगैरह वगैरह, या फिर कुल ऊर्जा के ऊपर, औसत ऊर्जा के ऊपर, इनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो इनके बारे में हम ज़रा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अणुगति सिद्धांत में दाब, गैस का दाब निर्भर करता है ए पार्ट। देखिए अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर भी बहुत। ए पार्ट पूछा जाता है घनत्व पर, बी वेग पर, सी दोनों पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए प्रेशर ऑफ अ गैस डिपेंड अपॉन डेंसिटी, वेलोसिटी, बोथ, नन ऑफ। तो ध्यान रखिएगा प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 रो वी RMS स्क्वायर। तो बहुत सीधा सीधा है, रो घनत्व आ गया, इस पर भी निर्भर कर रहा है, वेग ये भी आ गया, इस पर भी निर्भर कर रहा है। इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ, दोनों के ऊपर ये डिपेंड करेगा, दोनों के आधार पर ही हम इसकी गणना कर सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्ग मध्य मूल वेग, RMS वेग, RMS वेग का मान मूल रूप से निर्भर करता है ए ताप पर, बी अणुभार पर, सी दोनों पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कंसेप्ट वही है, सेम उसी टाइप का लिया है क्योंकि पैटर्न वही बनता है करीब करीब। तो अगर हम RMS वेग की बात करें, ऑन व्हाट फैक्टर RMS वेग डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मास, बोथ, नन ऑफ। तो देखिए VRMS की जब हम बात करें, इसी फॉर्मूले को अगर हम कन्वर्ट करें, यही फॉर्मूला, तो VRMS सीधा सीधा होता है √3p/ρ। रो को हम m/v लिख सकते हैं, तो 3p/m/v और PV/RT होता है 3RT/m। अब आप जरा देखो यहाँ T आया, T आया मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ M आया मतलब मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। तो देखो अणुभार पर भी निर्भर कर रहा है, इस पर भी निर्भर कर रहा है, इस पर भी निर्भर कर रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों पर। ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर दे रखा होता है, आप अनुपात कैलकुलेट कर सकते हो, रेशियो पे क्वेश्चन आते हैं। अगर दो अनुपात दे रखे हैं न्यूमेरिकल, तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि दो गैसों के ताप 3000 केल्विन व 27,000 केल्विन हो तो RMS वेगों का अनुपात होगा। If two gases have temperature 3000 Kelvin, 27,000 Kelvin, what about the ratio of RMS velocities? बहुत सिंपल, V1/V2 is equal to √T1/T2। बस कैलकुलेट करना है। T1/T2, T1 है 3000, T2 है 27,000, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। कैंसिल करेंगे, 3/27, 1/9, 1/1:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए इसमें कुछ नियम है, मैंने जो बताया आपको, बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम, उनके ऊपर भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब सवाल की लैंग्वेज देखना, बहुत मज़ेदार लैंग्वेज होती है। इसमें ऐसे पूछा जाता है, नियत दाब पर ताप तथा आयतन वक्र होगा। ए, ये V और T, P कांस्टेंट है तो ऐसे, B, V और T टेम्परेचर ऐसे, C, V और T टेम्परेचर यूं, D, V और T इस प्रकार से। ये 4 चीज़ें पूछते हैं आपको, तो बहुत सिंपल है। अपन जानते हैं नियत दाब है, दाब नियत है, मतलब ये नियम है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इसमें V प्रोपोर्शनल T होता है। गैलुसैक लॉ में P प्रोपोर्शनल T होता है, इसमें V प्रोपोर्शनल T होता है, उसमें P प्रोपोर्शनल 1/V होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर V और T के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सीधा सीधा ग्राफ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। कंफ्यूज करने के लिए 3-4 ग्राफ अलग अलग बना देते हैं, इसमें सीधा सीधा नियमों के ऊपर ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, गैस के नियमों के ऊपर। देखिए कोई भी गैस अणु होते हैं तो उनकी औसत ऊर्जा होती है, एवरेज एनर्जी होती है। औसत ऊर्जा क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। गैस की औसत गतिज ऊर्जा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ई एवरेज होती है 3/2 kT। याद रखिएगा, ये समानुपाती होती है T के E प्रोपोर्शनल T। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। कुछ सवाल इसके ऊपर CP, CV और गामा के ऊपर आते हैं, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटियों के ऊपर भी कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता की कोटियों के पदों में CP, CV व गामा के मान होंगे। अब इसमें क्वेश्चन, ये मैंने 3 सवाल एक साथ ले लिए, तो आप याद रखिएगा CV जो होगा वो होगा F/2R, CP जो होगा वो होगा F/2 + 1 × R, और गामा जो होगा वो CP/CV हो जाएगा, यानी 1 + 2/F। ये तीनों के तीनों गजब के इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधे आप याद रखें, ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें आप कुछ गैसों के बारे में याद रखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, गैसों के लिए स्वतंत्रता की कोटियां। अपने एयरफोर्स में ज़्यादा, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस, इनके अंदर ज़्यादातर 2 गैसों के बारे में पूछा जाता है। अपन उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिनमें एक तो होता है एक अणुक। अब सीधे क्वेश्चन बनते हैं, देखो एक अणु कौन कौन से हैं, जैसे अपन बात करते हैं हीलियम, जैसे अपन बात करते हैं आर्गन, क्रिप्टन, ये जितने भी है जिसमें सिर्फ एक ही अणु है, तो इसमें F = 3 होगा, स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी। याद रखिएगा, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन सीधे बन जाएंगे। CV हो जाएगा 3/2R, CP हो जाएगा 3/2 + 1 तो 5/2R, और गामा हो जाएगा CP/CV यानी 5/3। तो कंसेप्चुअली ये भी गजब का इंपॉर्टेंट रहता है, जोरदार रहता है। देखो सारे एक साथ हो गए। अब आपको एग्जाम में इनमें से कोई एक गैस दे देगा कि साहब हीलियम के लिए बताओ, हीलियम के लिए CV बताओ, हीलियम के लिए CP बताओ, हीलियम के लिए गामा बताओ, आर्गन के लिए बताओ, क्रिप्टन के लिए बताओ, आप तुरंत इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन फाइंड इट डायरेक्टली। ये एक अणुक या मोनो एटॉमिक के लिए है। अगर इसी में द्विअणुक होती, द्विअणु कौन कौन से, देखो जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से जिसके 2 एटम्स हो,
वैसे तो देखो त्रिअणुक और बहुअणुक गैसें भी होते हैं, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, अपन सिर्फ मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक ले रहे हैं, वैसे बहुत सारी होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन डाई और मोनो के लिए ले रहे हैं सिर्फ, क्योंकि आप लोगों के लेवल में सिर्फ यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो इसमें भी, इसके लिए भी F आप याद रखना 5 याद रखना। तो CV हो गया, मैं डायरेक्ट आंसर्स बता रहा हूँ, 5/2R, CP हो गया 7/2R और गामा हो गया 7/5। R की अगर वैल्यू हो ना, तो R की वैल्यू, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, 8.31 जूल पर मोल केल्विन इसकी वैल्यू होती है। आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको जैसे इसमें पूछ लिया कि साहब हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, तो ये लीजिए साहब, हाइड्रोजन के लिए CV पड़ा है, हाइड्रोजन के लिए CP पड़ा है, हाइड्रोजन के लिए गामा पड़ा है। ऑक्सीजन के लिए पूछ लिया कि ऑक्सीजन के लिए F क्या होगा, तो ऑक्सीजन के लिए F इतना है। ये डायटोमिक में सबके आंसर्स आपके निकल गए। इसी तरह नाइट्रोजन के लिए ये कैलकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। KTG छोटा चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट एयरफोर्स नेवी के हिसाब से। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी जो इन 3 चैप्टर्स के ऊपर बेसिक और कुछ कंसेप्चुअल मैंने आपको चीज़ें बताई, जिनकी संभावना है, पैटर्न एक आपको बताया, ये पैटर्न आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये हमने उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट और KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति सिद्धांत के बारे में पढ़ा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत फायदेमंद साबित होगा। आप हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।